तो आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? नहीं, चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो एक बार फिर अपना वही चोकटा लेकर सर आपके सामने आ चुका हूँ। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 36 आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करने हैं और मेरे ख्याल से पूरी फैमिली अब जान चुकी है कि हम डेली जो भी शाम को 40 मिनट है, 50 मिनट है, आधा घंटा है, मतलब जितना भी टाइम हम शाम को एक साथ जुड़ते हैं, हमने जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी आज तक आपके एग्जाम के अंदर बने हैं, चाहे वो सीए के एग्जाम के अंदर बने हैं, चाहे वो सीएमए के एग्जाम के अंदर बने हैं, वो हमने करने स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है जी। उससे पहले हम क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, फिर मैंने आपसे पूछा था कि भैया थियोरेटिकल क्वेश्चन, आपने कहा था हम खुद कर लेंगे, तो मैंने कहा था ठीक है, फिर जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना उसकी प्रैक्टिस मैं करवा देता हूं। तो एक सेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर सीए के एग्जाम में जो मई 18 के अंदर पेपर बना था ना, उसके एग्जाम में जितने क्वेश्चंस बने थे वो हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है। तो आज हमारा फाइनली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का पार्ट नंबर 2 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक बच्चा ये बात कह रहा है, सर आज पार्ट नंबर 2 में आज हम क्या करेंगे? आज हम पार्ट नंबर 2 में जो उनके एग्जाम में नवंबर 18 में जो क्वेश्चन बने थे ना, आज हम यहाँ पे वो स्टार्ट करेंगे। और नवंबर 18 में जितने भी आपको मैं दिखाऊंगा सर, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने थे मोस्ट इंपोर्टेंट थे। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, अगर सेम नहीं बनेगा तो सेम लेवल का बनेगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है। और आपने बस एक काम करना है सर, अब अगले आने वाले जो भी 40 से लेकर 50 मिनट होंगे ना, आपने जिस रूम में आप बैठ के क्लास देख रहे हो वो रूम बिल्कुल बंद कर दो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ में एक कैलकुलेटर होगा, साथ में एक पानी की बोतल होगी, क्योंकि सारे आंसर आपने ना पहले खुद निकालने हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे देख रहा हूं सर, वो ये वेट करते हैं कि जब विवेक सर क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम करेंगे। चीज गलत है सर, ये आपकी रिवीजन चल रही है, ये आपकी रिवीजन है कि अगर यही सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन गया तो आपका आंसर क्या निकलेगा, फिर हम आंसर मैच करेंगे। अगर आंसर सेम मैच हो रहा है तो ये लगा लो एग्जाम के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे करने से पहले आपका आंसर निकल जाना चाहिए और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ा करो। क्योंकि अभी भी व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे बच्चों के डाउट होते हैं प्रोफेशनल के, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के भी नहीं आने चाहिए। मतलब इतने कई बार ऐसे डाउट आते हैं और फिर मुझे पता लगता है कि आप रिवीजन सही ढंग से नहीं कर रहे। तो प्लीज मैं एक बार पहले आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जीएसटी की रिवीजन पहले पूरी कर ली हो, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन करोगे ना तो मेरी गारंटी है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। यस सर, हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चों के दिल में चल रहा होगा सर अब तो लॉकडाउन हमारा बढ़ गया। यस, हमारा लॉकडाउन अब बढ़ चुका है, आप सब जानते हो 31 मई तक। अब वो डिपेंड करता है हर स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें ओपन होंगी, क्या क्या चीजें बंद होंगी। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, अपने घरों से बाहर मत निकलना बिना बात के, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एकदम ऐसे ही। क्योंकि अगर जितने लोग बाहर निकलेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपने घर बैठ के पढ़ाई करनी है, सारा मटेरियल आपके पास है, सारी रिवीजन क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है। इट मीन आपको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको प्रॉब्लम थी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, वो भी मैं डेली शाम को करवा रहा हूं, चाहे वो जीएसटी की हो, कस्टम की हो, इनकम टैक्स की हो, सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे डे बाय डे। बस ये बात ध्यान देना। बस आपका फर्ज सिर्फ इतना है कि डेली शाम को आके ना 40 से 50 मिनट यहां पर मुझे सुनना है, बस आपने और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। स्टार्ट करें सेशन, पक्का पक्का? यस सर। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब जो हम पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका नवंबर 18 का है और ये पेपर आपके सीएस का नहीं है, सीए का है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो सीए के हो, चाहे वो सीएस के हो, चाहे वो सीएमए के हो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब में सेम ही आएंगे। एक बार चेक करना, नवंबर 18 में जिनका पहला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 8, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की ना मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आईटीसी और जो रिवर्स चार्ज है, इन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में सेम लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है। आओ जो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मिस्टर धीरज, ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस इन बेंगलोर, कर्नाटका हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ February 19। मैं यहाँ पे 19 कर रहा हूं सब। अच्छा, क्वेश्चन कितने नंबर का है? 6 नंबर का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ध्यान रखना 6 नंबर का है। अब चेक करना उसने क्या बोला है। वो कह रहा है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है 5,20,000 पे। फिर लीगल फीस पेड की है उसने लॉयर को, लोकेटेड विद इन द स्टेट 20,000 पे। और रेंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर हिज ऑफिस बिल्डिंग, वो 30,000 पे का रेंट पे कर रहा है।
फिर रिसीव फॉर सर्विस टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ एग्जाम टू लोवल यूनिवर्सिटी पुणे रिकॉग्नाइज बाय लॉ बीइंग एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन 16,000 पे यहां पर ही है। उसने मुझसे मांगा क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, कंप्यूट द नेट जीएसटी लाइबिलिटी, चाहे वो सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑफ मिस्टर धीरज फॉर द मंथ ऑफ February 19। रेट उसने दिया हुआ है, सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9 है, आईजीएसटी 18% है। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इट मींस ऊपर दिए गए किसी भी अमाउंट में जीएसटी इंक्लूड्स नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। अब सर उसने क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया है, और क्वेश्चन उसने बनाया क्या, वो ध्यान सुना, क्वेश्चन बनाया क्या है। सबसे पहला काम ये बात कहना चाह रहा है कि मिस्टर धीरज ने ना इंट्रा स्टेट सप्लाई की है। अब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की है तो उस पर वो जीएसटी चार्ज करेगा, और जब वो जीएसटी चार्ज करेगा तो वो जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाएगा। एक बार चेक करना, 5,20,000 रुपए अगर मैं इंट्रा स्टेट की बात करूंगा तो 5,20,000 रुपए का इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। एक बार चेक करो कितना आएगा जी। अगर 5,20,000 रुपए का मैं 9% निकालूंगा तो सीजीएसटी निकल के आ रहा है 46,800 रुपए सीजीएसटी निकल के आएगा, और 46,800 रुपए क्या निकल के आएगा, एसजीएसटी निकल के आएगा। ये बात ध्यान देना, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं सीजीएसटी और ये मैं ऊपर लिख रहा हूं एसजीएसटी, ठीक है। अच्छा एक बात आप मुझे सोच के बताओ, क्या इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा या ये मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है? सोच के बोलना, क्या इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा या ये मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है? सर ये मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है, ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है ना, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं लीगल फीस आपने लॉयर को पे की है। अब अगर इस पर्सन ने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसने कोई एडवोकेट की सर्विस ली होगी, और एडवोकेट की सर्विस पर लीगल फीस पे करेगा, तो आपको मैंने पहले भी कहा था अगर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, अगर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा, रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। और अगर उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा तो जीएसटी देने वाला कौन होगा? एडवोकेट नहीं होगा, ये पर्सन होगा। तो भैया इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन स्टेट है, तो अगर 20,000 रुपए का मैं 9% निकालता हूं तो 20,000 रुपए का 9% आ गया 1,800 रुपए का, तो एक तो ये जीएसटी आ गया और 1,800 रुपए का ये भी जीएसटी आ गया, ठीक है नी। उसके बाद चेक करो फिर, रेंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ऑफिस बिल्डिंग, याद करो रिवर्स चार्ज। वहां पे लिखा था कि अगर कोई गवर्नमेंट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है, उस केस में आरसीएम लगेगा। इट मींस रिसीवर जीएसटी पे करेगा, गवर्नमेंट जीएसटी पे नहीं करेगी। तो ये वाली सर्विस भी कहां पर कवर हो गई जी? ये वाली सर्विस भी कहां पर कवर हो गई? रिवर्स चार्ज में कवर हो गई, मतलब इस पे भी जीएसटी मुझे देना पड़ेगा, तो इसका 9% निकाल लो। अच्छा बच्चा कह रहा है सर ये इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है। सर इंट्रा स्टेट है, लिखा तो है स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है भैया, सेम स्टेट गवर्नमेंट होगी ना, तो ये इंट्रा स्टेट की बात होगी। तो यहाँ पे 2,700 रुपए का सीजीएसटी ये आ गया और 2,700 रुपए का एसजीएसटी ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद रिसीव फॉर सर्विस टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ एग्जाम टू लोवल यूनिवर्सिटी पुणे रिकॉग्नाइज बाय लॉ बीइंग इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन, ये आपकी एंट्री नंबर 66 है जीएसटी के एग्जम्पशन की, उसमें एग्जम्प्ट है, ये सर्विस उसमें एग्जम्प्ट है। इट मींस इस सर्विस पर तो कोई भी टैक्स की बात नहीं होगी, मतलब हमें गवर्नमेंट को देना नहीं है, ये सारा का सारा जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एक बार एंट्री नंबर 66 देख लो जी, ये देखो जी, एंट्री नंबर 66 आपके सामने ये रहा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। तो ये सर्विस जो है ना इसके अंदर एग्जम्प्ट है। अब अगर ये सर्विस एग्जम्प्ट है तो इट मींस उस केस में कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी, तो मैंने यहां से कट किया हुआ है, इट मींस ये वाला हमारा एग्जम्प्ट हो गया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मिस्टर धीरज को जो गवर्नमेंट को जीएसटी देकर आना है वो कितना देके आना है सर? एक तो उसको ये टोटल जीएसटी देके आना है 46,800 प्लस में 1,800 और प्लस में 2,700, ये हो गया 51,300 रुपए का ना, ये उसको जीएसटी देके आना है। उसके बाद वहां पे भी सेम आएगा 46,800, ठीक है जी, 46,800 प्लस में 1,800 और प्लस में 2,700, तो वही 51,300 रुपए, ये उसको जीएसटी देके आना है, ये उसको जीएसटी देके आना है। अच्छा अब ये वाला जीएसटी जो है ये तो उसको फॉरवर्ड चार्ज में देके आना है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कई बच्चे मुझे घूर के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है। सर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन मैं कर क्या रहा हूं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर कर क्या रहा हूं। ध्यान रखना सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे बिल्कुल सेम लेवल के, तो बहुत ध्यान समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो ये वाली लाइबिलिटी जो है ये फर्स्ट लाइबिलिटी तो इंट्रा स्टेट की है ना, मतलब फॉरवर्ड चार्ज की है, तो ये वाला जीएसटी मुझे देके आना है। अच्छा ये वाला जीएसटी भी मुझे गवर्नमेंट को देके आना है, बट ये फॉरवर्ड चार्ज वाला नहीं है, ये कौन सा है? रिवर्स चार्ज वाला है, ये रिवर्स चार्ज वाला है। अब सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि ये वाला मुझे जीएसटी रिवर्स चार्ज में देके आना है, ये मुझे फॉरवर्ड चार्ज में देके आना है।
अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, जो हम फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाएंगे, जो फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी हम गवर्नमेंट को देने जाएंगे उसके लिए तो हम आईटीसी यूज करेंगे। मैं कह रही बिल्कुल यूज करेंगे। अच्छा आईटीसी मुझे कितना मिलेगा, सोच के बोलना। ये जो मैं रिवर्स चार्ज में जीएसटी दे के आ रहा हूं, ये जो मैं रिवर्स चार्ज में जीएसटी दे के आ रहा हूं, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा। अब बच्चा कहता है सर ये आईटीसी तो आपको इनवर्ट सप्लाई पर मिलता है ना, ये मेरे इनवर्ट सप्लाई तो है। सोच के बोला, मैंने एडवोकेट से सर्विस ली, उस पर वो जीएसटी पे नहीं करेगा, मैं जीएसटी पे करूंगा, है तो मेरी इनवर्ट सप्लाई ना। स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे सर्विस दी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, तो मेरी इनवर्ट सप्लाई है, वो बात अलग है। उसने जीएसटी पे नहीं करना, मुझे जीएसटी पे करना है। तो इन दोनों का मुझे मिल जाएगा आईटीसी। अब इन्हीं दोनों का मुझे आईटीसी मिलेगा और यही मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देने पड़ेंगे रिवर्स चार्ज के अंदर। बस ये पर ध्यान दो। अब सोच के बोलना सर, अब जब मैं इसकी पेमेंट करने जाऊंगा ना, जब मैं इसकी पेमेंट करने जाऊंगा तो आरसीएम में जो मैं जीएसटी देने जाऊंगा उसके लिए मैं आईटीसी यूज नहीं करूंगा, उसके लिए मैं आईटीसी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरे को फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को जीएसटी देके आना है उसके लिए मैं आईटीसी यूज करूंगा। बस ये बात ध्यान दो। तो पहले तो मुझे इतना बताओ, मेरी टोटल लाइबिलिटी मेरी कितनी आ रही है? सर टोटल लाइबिलिटी मेरी निकल के आ रही है 51,300, 51,300। इसमें से पहले तो रिवर्स चार्ज वाली माइनस कर रहा हूं। आरसीएम वाला अगर माइनस करूंगा तो 2700 प्लस में 1800 कितना आ गया? 4500 ये आ गया, और 4500 ये आ गया। ये मैंने आरसीएम वाली माइनस कर दी, और ये मैंने लाइबिलिटी माइनस की है, ध्यान रखना है, मैंने लाइबिलिटी माइनस किया, आईटीसी माइनस नहीं किया। अब ये मेरा बैलेंस कितना आ गया? 46,800, और ये 46,800। ये मेरी फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी आ गई, ये मेरी फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी आ गई। अब इतना मुझे इतना बोलना, जो मुझे रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी ये वाला पे करना है, ये तो मुझे कैसे पे करना होगा? कैश लेजर से। ये मुझे कैसे पेमेंट करनी होगी? कैश लेजर से। और इसकी पेमेंट के टाइम पर मैं क्या यूज कर लूंगा? आईटीसी यूज कर लूंगा। इसकी पेमेंट में मैं क्या यूज करूंगा? आईटीसी यूज करूंगा। एक बार चेक करो, देखो यहां पर, इधर देखो ध्यान से, आंसर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे एक बार चेक करो सर, देखो जी, ये 5,20,000, 46,800, 46,800। ये 16,000 पे आपके एग्जाम्ट है, ये एग्जाम्ट है। देखो ये हमारी आउटपुट सप्लाई है। मेरी इनवर्ट सप्लाई कौन कौन सी हो गई? एक तो वही लीगल सर्विस, और एक स्टेट गवर्नमेंट से जो मुझे रेंटिंग की सर्विस मिली है। ये मेरी 1800, 2700। ये मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी निकल के आ गई? देखो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई 51,300, जो हमने निकाली थी। उसमें से जो कैश पेड टुवर्ड्स टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ये 4500, 4500 ये मैंने माइनस कर दिया। अब 46,800, 46,800। अब ये मेरी फॉरवर्ड चार्ज वाली आ गई। अब इसको देने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? आईटीसी यूज करूंगा। और आईटीसी मुझे किसका मिलेगा? आईटीसी मुझे किसका मिलेगा? जिसका बर्डन मेरी जेब पर आया। और बर्डन मेरी जेब पर कौन सा आया? जो मैंने आरसीएम के अंदर पे किया। तो देखो 4500, 4500 मैंने माइनस किया, तो 42,300 ये मुझे पे करना है, और 42,300 ये पे करना है। और जो ये वाला मुझे कैश पे करना है, कैश मुझे कितना पे करना है जी? ये 4500 और 4500 ये मुझे कैश देके आना है ना। तो टोटल जो मुझे पेमेंट करने के आनी है गवर्नमेंट को, वो 46,800 और ये 46,800 ये मुझे पेमेंट करके आनी है गवर्नमेंट को। बस ये बात ध्यान देना। बच्चा कह रहा है सर हमें ना ये कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ये आपने क्या बोला है, और अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन गया तो हम सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन बन गया, एक बात मैंने सोच के बताओ नालायकों, मैंने इसके अंदर बोला क्या है? एक बात मैंने सोच के बताना। क्वेश्चन आपके सामने है, इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में है क्या, आपको मैं दिखाता हूं क्वेश्चन में है क्या। एक बार यहां पे चेक करना जी, एक बार यहां पे चेक करना। ये यहां पे, अब प्लीज ध्यान सुनना, अब गलती मत कर देना। ये यहां पे मिस्टर टी है। मिस्टर टी ने दो सप्लाई इनवर्ड ली है, एक तो यहां पे एडवोकेट की सर्विस ली है, और एक यहां पे रेंटिंग की सर्विस ली है। ठीक है नी। इसका जीएसटी अब यहां पे निकल के आ रहा है टोटल 4500, इसका जीएसटी निकल के आ रहा है 4500। और ये वाला जीएसटी जो है इनको पे नहीं करना, वो पे किसको करना है? इसको पे करना है। फिर इसने एक आगे सप्लाई की, उसने जो आगे सप्लाई की उसका जीएसटी 46,800 रुपए ये है, 46,800 रुपए ये है। और इस पर जीएसटी ये पे नहीं करेगा, उस पर भी जीएसटी ये पे करेगा। अच्छा अब ये वाला लग रहा है फॉरवर्ड चार्ज, और इन दोनों पर क्या लग रहा है? रिवर्स चार्ज लग रहा है। ये बात तो क्लियर है। अच्छा अब मैं कह रहा हूं मिस्टर थ्री, जो आरसीएम मिस्टर थीरस जो है आरसीएम में जीएसटी पे करके आएगा, उसका बर्डन तो इसकी जेब पर ही आएगा ना, इसकी जेब पर आएगा, तो उसका उसको मिल जाएगा आईटीसी, आईटीसी मिल जाएगा। और जब ये वाला जीएसटी वो गवर्नमेंट को देने जाएगा, जब ये वाला जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाएगा, तो इसकी पेमेंट पर वो ये यूज कर लेगा। अब सोच के बोलना, जब ये वाला जीएसटी वो गवर्नमेंट को देने जाएगा तो उसकी पेमेंट पर ये यूज कर लेगा। और ये कितना है? 4500, 4500। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया ये तो निकल के आ गया नेट। अब ये कितना निकल के आ गया? 46,800 माइनस में 4500, तो ये निकल के आ गया 42,300 और 42,300। इट मीन एक तो उसको ये देना है, और दूसरा उसे क्या देना है?
कि जो सप्लायर के बिहाफ पर उसको जीएसटी पे करके आना है वो कौन सा है, 4500। ठीक है जी। और वो कैसे पे करेगा, कैश लेजर से। तो भैया कैश लेजर पेमेंट कितनी जाएगी, ये 4500, ये आरसीएम वाली पेमेंट कैश लेजर से जाएगी। उसके बाद जो आईटीसी माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा वो भी पेमेंट कैसे जाएगी, कैश लेजर से जाएगी। तो आपको नेट जीएसटी लाइबिलिटी बतानी थी ना, तो आपको नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी निकल के आएगी, वो आएगी 46,800 और 46,800 ये निकल के आएगी। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को जो भी डाउट आ रहा होगा ना, वो डाउट बस ये 4500 वाला आ रहा होगा। आराम से बैठ के घर में 10 मिनट बैठ के सोचना मैंने बोला क्या है, इस वीडियो को पीछे करके सुनना, आपको मेरे पास समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अभी अपने मन में डाउट मत रेस करो कि हाँ भाई सर मेरे मन में डाउट आ गया, मेरे को तो क्वेश्चन समझ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अगर माइंड लगा के चेक करोगे मैंने बोला क्या, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सर एक बात थोड़ा सा बस ये समझ लो कि भैया फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी मेरा ये वाला है, इसको देने के लिए मैं आईटीसी यूज करूंगा। आईटीसी मेरा कौन सा, जो इनवर्ट सप्लाई वाला है उसको मैंने यूज कर लिया। अब जो इनवर्ट सप्लाई वाला है वो जीएसटी भी तो मुझे गवर्नमेंट को देके आना है ना, तो उसमें सप्लायर पे नहीं करेगा, मैं पे करूंगा। और जब मैं गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो उसके लिए आईटीसी यूज नहीं करूंगा, वो मुझे पेमेंट करनी कैसे होगी, कैश लेजर से। तो एक तो कैश लेजर वो, और एक कैश लेजर कौन सा होगा, इसको माइनस करने के बाद आईटीसी जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, ये 42,300 और वो 4500। तो टोटल इतनी पेमेंट मुझे कैश लेजर में करनी होगी, बस एक बात ध्यान दो। ठीक है। और चेक कर लो, देखो वही नोट यहां पे लिखा हुआ है। नोट नंबर 1 में एक तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है जी। नोट नंबर 2, इन केस ऑफ लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी, वो कह रहे हैं अंडर आरसीएम, ये भी आरसीएम में है। और ये प्रॉपर्टी वाली सर्विस भी किसमें, आरसीएम में। अब देखो क्या लिखा है, द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। हाउएवर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज इज नॉट एन आउटपुट टैक्स, वो आउटपुट टैक्स नहीं है, वो इनपुट टैक्स है। Therefore, tax payable under reverse charge cannot be set off against the input tax credit and thus will have to be paid in cash। वही बात लिखी है ना, याद करो मैंने आपको क्लास के अंदर कहा भी था कि जब भी आप आउटपुट टैक्स पे करोगे तो इनपुट टैक्स जो आपने पे किया उसका बेनिफिट आप यूज कर लोगे। बट आप सब जानते हो जो मेरी आरसीएम में लाइबिलिटी कवर होती है वो मेरा इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स नहीं है। और अगर वो मेरा इनपुट टैक्स है तो उसकी पेमेंट मुझे कैश में ही करनी होगी, उसकी पेमेंट के लिए मैं क्रेडिट यूज नहीं कर पाऊंगा, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो सर क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, और क्वेश्चन है भी कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब अगर यही सेम क्वेश्चन 6 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर बन जाए तो क्या आप सोल्व कर सकते हो। कुछ बच्चे तो पहले उसमें देखते ही गिर जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कुछ बच्चों को। और कुछ बच्चे जो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन बनाया ही ऐसे है कि बीच में ही उसने आरसीएम डाल दिया, बीच में ही फॉरवर्ड चार्ज डाल दिया, और बीच में एग्जम्पशन डाल दी। मिक्स होकर जब क्वेश्चन बनेगा ना तब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और उम्मीद करता हूं इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कम मत करना कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार दोबारा चेक करोगे 100% समझ में आ जाएगा, ये बात ध्यान देना। और इसका आंसर मैंने आपको दिखाई दिया, अगर यहां पे डाउट है इसके आंसर में देख लेना, आपको डाउट खत्म हो जाएगा। ये इसका आंसर है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, आओ जी अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। और कई बच्चे भी ना चैट बॉक्स में डाउट पूछते हैं, यहां पे सर डाउट मत पूछा करो। आपको मैंने पहले भी कहा वीडियो खत्म होने के बाद ना आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, या तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको सेशन से पहले आपको बता दूंगा आपका जो अगर इंपॉर्टेंट डाउट होगा तो। ठीक है जी, आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, चेक करो, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो कहना चाह रहे हैं कैन विन लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैंक, the company provide the following information pertaining to GST paid on purchase made or input service availed by it during the month of January 19। उसने बोला जी परचेज की है मशीनरी वेयर डेबिट नोट इशू 1.5 लाख रुपए, इनपुट परचेज वेयर डायरेक्टली डिलीवर टू मिस्टर जोए दैट इज जो वर्कर एंड रजिस्टर्ड सप्लायर, कंप्यूटर परचेज किए डेप्रीसिएशन उस पर आप क्लेम कर चुके हो, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस 4,25,000 रुपए के कहना चाह रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू मिस्टर कैनविल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 19। आपको बताना है कितना आईटीसी अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये क्वेश्चन देखो जी 4 नंबर का है और 4 पॉइंट है। क्या बताओ क्वेश्चन मुश्किल है सर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक बार चेक करना, पहला पॉइंट मशीनरी परचेज की है जहां पे डेबिट नोट इशू हुआ है। याद करो मैंने वो क्लास के अंदर भी कहा था कि डेबिट नोट इज ए सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस। डेबिट नोट भी एक तरह का टैक्स इनवॉइस है, और अगर डेबिट नोट है तो डेबिट नोट का मतलब क्या होगा, पहले वैल्यू कम होगी फिर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और अगर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी तो जीएसटी बढ़ेगा, तो उस डेबिट नोट के बेस पे भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो अगर इसका आईटीसी अगर इसके जीएसटी 1,15,000 पे है
और डेबिट नोट में है तो सोच के बोलना क्या इसका आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि डेबिट नोट भी एक तरह का इनवॉइस ही माना जाता है जीएसटी में, बस ये पर ध्यान दो। तो एक तो ये वाला मुझे आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड, इनपुट परचेस किया, डायरेक्टली डिलीवर करवा दिया जो वर्कर को। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 के अंदर मैंने कहा था ना जो वर्कर वाला, कि अगर आपने डायरेक्टली जो वर्कर को सामान भिजवा दिया तो हम ये मान लेंगे मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका है, और अगर हम ये मान लेंगे मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका है तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 16 की कंडीशन नंबर 2 जो है कि सामान आपकी फैक्ट्री में आना चाहिए, वो जो वर्कर वाले केस में एग्जम्प्ट है। तो जो वर्कर वाले केस में वो कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होगी। इट मींस अगर डायरेक्टली जो वर्कर को सामान चला गया तो भी क्या मान लेंगे, मेरी फैक्ट्री में आ गया और मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। आगे देखो जी, कंप्यूटर परचेस किया, डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया। याद करो सेक्शन नंबर 16, अगर आपने जीएसटी का डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया है तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्रॉस आ गया, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या क्लेम कर चुके हो, डेप्रीसिएशन। और अगला पॉइंट क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। याद करो सेक्शन नंबर 17(5), वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी आपको आईटीसी मिलता नहीं है। अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई दोनों की सेम है तब आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर आईटीसी मिलेगा नहीं। तो इस पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी कहां मिलेगा, सिर्फ दो चीजों पर। तो कितने का आईटीसी मिलेगा, मेरे ख्याल से ये आईटीसी आपको मिलेगा शायद 2,05,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा। इसका आंसर ये आना चाहिए। आंसर चेक करें, आओ जी एक बार चेक करो, आंसर देख लो जी। ये लो जी, 1,15,000 रुपए ये आईटीसी मिल गया, डेबिट नोट। 80,000 का ये मिल गया, कंप्यूटर वाले का नहीं मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। देखो इसके 4 नोट्स यहां पे दिए हुए हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स परचेज डेबिट नोट विच इज ए वैलिड डॉक्यूमेंट इज अलाउड। वैलिड डॉक्यूमेंट है, आपको अलाउड हो जाएगा। अगर डेप्रीसिएशन क्लेम कर चुके हो आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। और फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सेम है तब आईटीसी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन वर्क कॉन्ट्रैक्ट की नॉर्मल बात कर रहा है, उस केस में कोई भी आईटीसी मिलेगा नहीं। मेरे ख्याल से 2,05,000 नहीं, 1,95,000, सॉरी 1,95,000 रुपए का आपको आईटीसी मिलेगा, यह बात ध्यान दो। तो देखो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए 10 नंबर के, ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से ना कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ेगा सर, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप घर में भी कर सकते हो। आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस तरह से बनेंगे, इसलिए मैं यहां पे डेली शाम को आता हूं। अब जो बच्चे आते हैं उनको तो फायदा मिलेगा, जो नहीं आते हैं वो अपनी ही धुन के अंदर हैं। मुझे नहीं पता वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सर ये जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन चुके हैं ना, आप ये ध्यान रखना सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और अगर आप ये सोल्व कर लोगे तो मुझे पूरी पूरी गारंटी और विश्वास भी है कि आप एग्जाम में दिक्कत नहीं करोगे, ठीक है जी। आओ जी फिर अगला क्वेश्चन 3 देखो, अगला क्वेश्चन 3 देख लेते हैं जी, क्या लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, इसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिलेगा पक्का पक्का। क्वेश्चन है 5 नंबर का, क्वेश्चन 5 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कहना चाह रहे हैं मिस अचिंत्या, Miss Achintya, a registered supplier in Kochi, Kerala state, has provided the following detail in respect of her supply made within the intrastate for the month of March 19. अब बहुत ध्यान से करना, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड सप्लाइड इंट्रास्टेट, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, कहना चाह रहे हैं एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम गिवन बिलो फ्रॉम 2 to 5. इट मींस एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम गिवन बिलो 2 to 5 कितने रुपए का है, लिस्ट प्राइस 3,30,000। स्वच्छ भारत सेस लेविड हुआ 12,500 का, पैकिंग चार्जेस लगे 10,800 के, डिस्काउंट है 1% ऑन द लिस्ट प्राइस। और वो कहना चाह रहे हैं सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनकरेजिंग वुमेन एंटरप्राइज, वो 5,000 रुपए की है। उसने बोला रही वैल्यू निकाल दो, कितनी वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है जी। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अब जब यहां पर पहला पॉइंट लिखा है ना, इस पहले पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना पहले पॉइंट को। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि गुड्स सप्लाइड किए, उसका लिस्ट प्राइस जो है ना वो 3,30,000 है। और इस लिस्ट प्राइस में, इस लिस्ट प्राइस में नीचे जो भी आइटम्स हैं, नीचे जो भी आइटम दी हुई हैं वो एक्सक्लूसिव है। अब एक्सक्लूसिव की 2 इंटरप्रिटेशन है, एक्सक्लूसिव की 2 इंटरप्रिटेशन है। इट मींस अगर आप एक्सक्लूसिव ये मान रहे हो, एक्सक्लूड, अगर आप एक्सक्लूसिव ये मान रहे हो एक्सक्लूड है, तो एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट वाली सब्सिडी माइनस कर दी है,
तो अगर माइनस कर दी है तो बिल्कुल सही कर दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, माइनस करनी भी चाहिए। डिस्काउंट एक्सक्लूड, माइनस कर दी है तो दोबारा माइनस नहीं करेंगे क्योंकि डबल इफेक्ट आ जाएगा। और अगर आप एक्सक्लूसिव को नोट एडजस्टेड मान रहे हो, नोट एडजस्टेड मान रहे हो, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं दोबारा बोलूंगा, ये कई बच्चे के हाथ में मोबाइल है और कई बच्चे सजन छोड़ के भाग रहे हैं, उनको लग रहा है कि बेकार की बातें चल रही हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, हम घर में भी कर सकते हैं। सर एग्जाम के अंदर अब सेम क्वेश्चन बनेंगे ना, आप यही गलत एजम्पशन लिख के आओगे, आपके नंबर कट जाएंगे। और मुझे इतना तो लगता है कि भैया आप 24 घंटे में से ना 50 मिनट तो निकाल ही सकते हो, और वो भी अपनी पढ़ाई के लिए। मेरे लिए नहीं निकालने, अपनी पढ़ाई के लिए निकालने सर। और अगर 50 मिनट भी अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पा रहे, जहां पे एक टीचर आके खुद आपको पढ़ा रहा है, जो क्वेश्चन खुद करवा रहा है, उसके लिए भी नहीं आप निकाल पा रहे, तो समझ नहीं आ रहा फिर आप क्या करोगे। इधर सुना ध्यान से, अब यहां पे एक वर्ड आ गया एक्सक्लूसिव। तो अगर आप एक्सक्लूसिव को नोट एडजस्टेड मानते हो तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या है भाई, ये वाली आइटम ऐड करनी पड़ेगी, डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। रीजन बिंग क्योंकि आपने नोट एडजस्टेड मान लिया। सर याद करो, लास्ट क्लास में ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर एक वर्ड था एडजस्टेड, और एडजस्टेड मैंने कहा था, एडजस्टेड का मतलब क्या होता है कि सब्सिडी माइनस कर दी गई है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट वाली माइनस कर दी, माइनस होनी भी चाहिए। दूसरे वाली माइनस कर दी, वो नहीं चलेगी, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जहां पे एडजस्टेड वर्ड था। अब यहां पे एक्सक्लूसिव को मैं क्या मानूं? अब एक बच्चा कहता है सर एक्सक्लूसिव का मतलब तो एक्सक्लूड होता है। तो एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि भैया ये वाली माइनस कर दी है तो माइनस होनी चाहिए, डिस्काउंट माइनस कर दिया, हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे, और ये वाली आइटम हमें देखनी पड़ेगी फिर। और एक बच्चा कहता है नहीं 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 भाई, एक्सक्लूसिव का मतलब ना नोट एडजस्टेड मान ले, और नोट एडजस्टेड मानेगा तो ये दोनों आइटम ऐड करनी पड़ेंगी और ये दोनों फिर माइनस करनी पड़ेंगी। अब आपको दिखाता हूं, जब आंसर दिया गया इंस्टीट्यूट ने, तो उसने बोला एक्सक्लूसिव की डबल इंटरप्रिटेशन आ सकती है। एक बार आपको दिखा दूं, इधर देखो ध्यान से, आपको मैं दिखाता हूं, ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहां पे इधर देखो ध्यान से, इन्होंने यहां पे इसको ध्यान से पढ़ना, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा जूम कर रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। इन द अबव आंसर द टर्म एक्सक्लूसिव मेंशन इन द क्वेश्चन हैज बीन टेकन टू बी नॉट एडजस्टेड इन द लिस्ट प्राइस, that is the list price given in the question is before adjusting the amount of discount and subsidy. However, it is also possible to take a view that the list price exclude amount of discount and subsidy, therefore the same need not to be deducted again from the list price to arrive at taxable value. इट मींस अगर आप नॉट एडजस्टेड मान रहे हो तो माइनस करना है, अगर आप एक्सक्लूसिव को एक्सक्लूड मान के चल रहे हो, जो बिल्कुल व्यू पॉसिबल है, तो उस केस में तुम्हें इसको दोबारा माइनस नहीं करना, बस ये बात ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है सर अगर हमारे सीएस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि तो क्वेश्चन सीए के एग्जाम के अंदर बने ना, और अगर ये हमारे सीएस के एग्जाम के अंदर बन जाए, सर सीएस के एग्जाम के अंदर बन जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एजम्पशन इन्होंने यहां पे नोट चिपकाया है, वही सेम नोट आपको भी चिपका के आना है, वही सेम नोट आपको चिपका के आना है। इट मींस आप जो इसका आंसर करोगे वो एक्सक्लूसिव को नोट एडजस्टेड मान के चलोगे, जो मुझे भी लॉजिकल लगता है, जो मुझे भी लॉजिकल लगता है। ये बात ध्यान देना, जो मुझे भी लॉजिकल लगता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर अगर मैं एक्सक्लूसिव की इंटरप्रिटेशन ले लूंगा ना एक्सक्लूड, तो सोच के बोलना, फिर तो ये स्वच्छ भारत सेस और पैकिंग चार्जेस ये भी एक्सक्लूड के अंदर आ गए, फिर तो ये भी एक्सक्लूड के अंदर आ गए ना, और जबकि एक्सक्लूड तो होता ही नहीं है, एक्सक्लूड तो होता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, एक्सक्लूसिव को अगर आप नॉट एडजस्टेड मानोगे तो इसका मतलब हमें अभी एडजस्टमेंट करनी है, और अगर एडजस्टमेंट करनी है तो आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे होगी बताओ जी, पहले तो बताओ, क्या ये 12,500 रुपए स्वच्छ भारत सेस हमें ऐड करना नहीं करना? यस या नो? यस ऐड करना है। बच्चा कह रहा है ये क्यों ऐड करेंगे? सर ऐसा कोई भी टैक्स या कोई भी सेस या कोई भी ड्यूटी जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुई, जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुई, हमें ऐड बैक करनी पड़ेगी। आप सब जानते हो स्वच्छ भारत सेस ये कोई जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, तो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। पैकिंग चार्जेस इंसिडेंटल खर्चे हैं, ऐड बैक करने पड़ेंगे। डिस्काउंट है 1%, किसका? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितने हैं? 3,30,000। तो भैया ये 1% कितना आएगा? अगर मैं 3,30,000 का 1% निकालूंगा तो ये 3,300 रुपए ये माइनस करना पड़ेगा, और ये 5,000 रुपए की सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट से मिली है ये माइनस करनी पड़ेगी। रीजन बिंग एडजस्टेड को हम क्या बोलते हैं? माइनस हो चुकी है। तो अगर माइनस हो चुकी है दोबारा हमें कुछ नहीं करना। अगर हमने इसको मान लिया नॉट एडजस्टेड, तो इट मींस एडजस्ट नहीं की गई, एडजस्ट करेंगे तो उससे प्राइस कम होगा, प्राइस हमें कम करके दिखाना है, ये 5,000 हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो ये 2 आइटम ऐड करनी है, 2 माइनस करनी है। देखो इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है, ये देखो,
यहां पे 3,30,000, 12,500 ऐड किया, ये देखो, फिर यहां पे ऐड किया 10,800 रुपए पैकिंग चार्जेस, और ये सब्सिडी माइनस की, देखो ये 5,000 रुपए, और ये 3300 माइनस किए, 3,45,000 की वैल्यू आ गई। उसमें फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाकर ये आपकी ग्रोस जीएसटी लायबिलिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का बन सकता है, सेम क्वेश्चन। और अगर सेम क्वेश्चन बनेगा तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप जिस पैटर्न से भी करके आओगे, सेकंड नोट चिपका के आना कि भैया दूसरा व्यू भी पॉसिबल है। और कई बच्चे अब बिना बात के बीच में आर्ग्यूमेंट मत करें कि एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड होता है। तो भैया मैंने क्या बोला, एक्सक्लूड भी मान सकते हो और नोट एडजस्टेड भी मान सकते हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है, ये दोनों व्यू पॉसिबल है। अब जो भी आपको लॉजिकल लगे वो आप करके आना। मेरे लिए लॉजिकल कौन सा है, नोट एडजस्टेड है। तो अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा तो आप नोट एडजस्टेड मान के ही ट्रीटमेंट करके आओगे, साथ में सेकंड व्यू जो पॉसिबल है वो भी आप लिख के आ जाओगे, ताकि अगर उसके पास आंसर दूसरे से हुआ वो वैसे चेक कर लेगा, अगर इससे हुआ तो वैसे चेक कर लेगा, बात ही खत्म। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लगा लो 15 नंबर के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जी। 3 क्वेश्चन किए हैं और मुझे लग रहा है तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आपने कुछ बच्चों ने पहले सोल्व कर लिए होंगे 2 मिनट के अंदर, बट मुझे पता है कि जब आपने सोल्व भी किए होंगे ना, तो जो बातें मैं यहां पे बोल रहा हूं, जो बातें समझा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, जो मैं गलतियां नहीं करके आनी। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का, यस सर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7(1) सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। ये तो सिंपल सा सर, बताओ 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया। सप्लाई का मतलब बताना है। अब अगर सप्लाई का मतलब बताना तो भैया सप्लाई सेक्शन 7(1) में 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C। 7(1)A में सारे काम कवर होते हैं, 7(1)B में इंपोर्ट ऑफ सर्विस, 7(1)C में फ्री वाले काम। फ्री वाले काम में शेड्यूल 1 के 4 पैरा, वो चारों पैरा आप लिख के आओगे, तब जाके आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो ये सप्लाई की डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, वो आप पूरा लिख के आओगे। बट ध्यान रखना, गलती से भी 7(2) मत लिख के आना। उसने 7(1) मांगा, सिर्फ 7(2) नहीं मांगा, क्योंकि ना कई बच्चे इंटेलिजेंट बनते हैं बहुत कि शीट भरो मार्क्स लो, कि मैं 7(2) भी लिख के आऊंगा, मैं 7(3) भी लिख के आऊंगा। लिख के आओगे, नंबर मिलने की बात छोड़ो, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उसने 7(1) मांगा तो हम 7(1) ही लिख के आएंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, आओ जी आगे चलो। अगला फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल। आपको नेट जीएसटी पेबल निकालना है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 19। ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना था ना नवंबर 18 में, तो उस टाइम लॉ में ये लिखा था, कि आईजीएसटी यूज कर सकते हो, आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड सीजीएसटी और थर्ड एसजीएसटी। उस टाइम लॉ में ये लिखा था। और सीजीएसटी यूज करोगे फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी, और एसजीएसटी यूज करोगे फर्स्ट एसजीएसटी और देन आईजीएसटी। उस टाइम लॉ में ये लिखा था। और आप सब जानते हो अब लॉ में क्या लिखा है, कि आईजीएसटी यूज करोगे फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड कैसे भी करो, किसी भी रेशो में करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे देखो मैंने लिखा है मैनी ऑल्टरनेट एग्जिस्ट। आज कई ऑल्टरनेट एग्जिस्ट करते हैं, बात ध्यान देना। और ये बात मैंने आपको क्लास के अंदर बताई भी थी कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहो कि हमें सीक्वेंस फॉलो कौन सा करना है, तो ऑलवेज 50% आप एसजीएसटी करके आओगे और 50% करके आओगे सीजीएसटी, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा। एक बच्चा कहता है मैं 60-40 करके आऊंगा, मैं पहले सीजीएसटी करके आऊंगा, मैं पहले एसजीएसटी करके आऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी करके आओगे साथ में नोट चिपका के आओगे। हाँ, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया, अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने बोल दिया कि तुम्हें ऐसे यूज करना है, इस सीक्वेंस में करना है, फिर तो स्यापा ही खत्म, फिर तो क्लेश ही खत्म हो गया। बट अगर वो नहीं बता रहा तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मेरा ओपिनियन ये है 50-50 करके आओ, बाकी जो भी करके आओगे सब सही होगा, एजम्पशन के बेस पे सही होगा। आओ जी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये हमारा आउटपुट टैक्स है और ये हमारा है आईटीसी, ये हमारा आईटीसी है जी। ठीक है जी, अब यहां पे एक बार चेक करना, मुझे आईजीएसटी के 37,000 पे ये लेने हैं और ये मुझे देने हैं। अब सोच के बोला 37 लेने हैं, तो 37 फर्स्ट किससे खत्म करूंगा, इससे 24 से, तो ये 24 खत्म हो गया, मेरा बैलेंस बच गया 13,000। अब इस 13,000 का मुझे सबसे पहले खत्म करना है, रीजन बीइंग क्योंकि सबसे पहला ऑर्डर मेरा कौन सा होता है, आईजीएसटी का। सेकंड ऑर्डर मेरा कौन सा होता है, सीजीएसटी का। थर्ड मेरा कौन सा होगा, एसजीएसटी का होगा। तो पहले मुझे अपना ऑर्डर खत्म करना है। ऑर्डर कौन सा खत्म करना है, मुझे आईजीएसटी का। तो ये 13,000 जो बचे हैं ना, अब इसको पहले तुम कर सकते हो सीजीएसटी में, फिर तुम एसजीएसटी में कर सकते हो, तो बचेगा।
या पहले एसजीएसटी में खत्म कर सकते हो, फिर तुम सीजीए में कर सकते हो, या दोनों में किसी भी रेशियो में करो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने पहले भी कहा था सर 50-50 कर लेते हैं। अब देखो 13,000 है ना, 13,000 है, तो अगर इसका 50 बनेगा 6500, तो भैया यहां पे जब सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, ये 2,000 पे है ना, तो भैया ये दो तो पूरा ही खत्म कर दो, ये 2,000 तो पूरा ही खत्म कर दो, ये दो पूरा खत्म कर दो। अब अगर इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा तो बैलेंस 11,000 पे आईजीएसटी रह जाएगा, 11,000 पे आईजीएसटी रह जाएगा। अच्छा, अब इस 11,000 से ये 15,000 पे का एसजीएसटी है, ये इससे खत्म कर दो। अब ये 4,000 मेरा और बचेगा, ये 4,000 मेरा और बचेगा। और अब मैं उठाऊंगा लो यहां पे देखो एसजीएसटी क्रेडिट। अब अगर मैं इसको यहां पे उठाऊंगा तो 3,000 रुपए की आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी बचेगी। बस एक बात ध्यान दो, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या किया सर, मैंने ये किया है, इधर देखो ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं। मैंने ये किया है, सबसे पहले मैंने आईजीएसटी क्रेडिट से खत्म किया, आईजीएसटी ये खत्म किया, ये मेरा खत्म हो गया पूरा, ठीक है जी। अब यहां पे मेरे कितने बच गए, 13,000 बच गए। फिर मैंने सेकंड इसको यूज कर लिया सीजीएसटी में, ठीक है ना, क्योंकि आईजीएसटी मुझे पहले खत्म करना है, तो इसको मैं सेकंड यूज करूंगा। अब ये मेरा 2,000 खत्म हो गया, ये मेरा यहां पर बच गया 11,000 पे, ठीक है जी। अभी मुझे आईजीएसटी खत्म करना है, तो इसको मैं खत्म करूंगा पहले एसजीएसटी से। बच्चा कह रहे सर पहले तो ये 1,000 यूज करोगे ना, नहीं सर, जब तक आईजीएसटी क्रेडिट खत्म नहीं होगा तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है जी। अब मेरा 11,000 है, ये पूरा खत्म हो गया, ये मेरा 11 पूरा खत्म हो गया। अब ये मेरा 4,000 बैलेंस बच गया आउटपुट टैक्स, इसको देने के लिए अब मैं ये 1,000 पे एसजीएसटी यूज करूंगा, तो मेरा बैलेंस बचेगा 3,000 पे, ये मुझे नेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो मेरा एसजीएसटी बचेगा, ये इसका आंसर आएगा। एक बच्चा कहता है सर जो ये 13,000 बचे थे, ये 13,000 बचे थे, इस 13 को अगर मैं यहां यूज कर लेता 15 में, तो ये 13 पूरा खत्म हो जाता। मैं कहा, कहता फिर ये 2,000 बचता। मैं कहा, कहता फिर मैं इसको एक खत्म करता। मैं कहा ठीक है। कहता फिर ये 1,000 बचता। मैं कहा ठीक है। कहता 1,000 बचता एसजीएसटी, 2,000 बचता सीजीएसटी गवर्नमेंट को देने के लिए, क्या हम ये नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हो सर। मैंने क्या बोला, आईजीएसटी क्रेडिट तुम सेकंड में ना कैसे भी यूज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी मैंने ऊपर लिख दिया मैनी ऑल्टरनेटिव, क्योंकि कई बच्चों के अलग अलग माइंड चलेंगे, कई बच्चों के अलग अलग माइंड चलेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लो ने लिखा है जैसे मर्जी तुम्हें अच्छा लगता है वैसे यूज करो, बट हमें क्वेश्चन में एक तो करके आना पड़ेगा ना। हम इतने इतने सारे आंसर थोड़ा देख के आएंगे, तो जो भी हम करके आएंगे वो एजम्पशन लिख के आएंगे कि हमने इस एजम्पशन के बेस पे ये खत्म किया है, ठीक है जी। तो आपको मैं दिखाता हूं इसका आंसर, एक बार चेक कर लो। ये देखो, अब यहां पर आंसर देखो जी, ये वही 2,000 पे, ये इन्होंने पहले 2,000 इससे खत्म कर दिया, यहां फिर 24,000 है, 24,000 खत्म कर दिया, ये 15 से आपने खत्म किया, 11 और 1, ये देखो 3,000 रुपए का नेट बैलेंस बचा ना, यही हमारा बैलेंस बचा है। और उस टाइम देखो लो क्या था, आईजीएसटी खत्म करेंगे, फर्स्ट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इन दैट ऑर्डर। अब ये लाइन बेकार हो चुकी है, क्योंकि अब इन दैट ऑर्डर नहीं है, अब फर्स्ट आईजीएसटी है, सेकंड कैसे भी करो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। आगे बढ़ सकते हैं। लो जी, हमारे अब कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? हमने कितने, 15 नंबर के, 15 और 4 19 नंबर हमारे पक्के हो गए जी। 19 मार्क्स हमारे पक्के हो चुके हैं अभी तक इस पेपर के अंदर। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जम्पशन का। एग्जम्पशन का जी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। और ये देखते हैं, डिसाइड विद रीजन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विस आर एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। क्या ये सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट है या नहीं है, आपको ये देखना है। और ये चेक करते हैं, फास्ट ट्रांस ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेड रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ केरला फ्लड बीइंग ए नेचुरल डिजास्टर बाय रोड फ्रॉम दिल्ली टू अर्नकुलम फॉर ए लिमिटेड कंपनी। अब सोच के बताना जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू ये सामान जा रहा है। अब सोच के बोलना ये गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस की सर्विस एग्जम्प्ट है या नहीं है। ये सर्विस एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर अगर आपको 21 ध्यान आ रही हो, एंट्री नंबर 21 में लिखा था कि अगर जीटीए वाले अगर ये सामान लेके जा रहे हैं, रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो उस केस में जीटीए की सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये एंट्री नंबर 21, ये देखो, ये एंट्री नंबर 21 में क्या लिखा है, ये राजी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन गुड्स कैरिज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, ठीक है, क्लेमिटीज, एक्सीडेंट और
मिसमैप। तो इट मींस इस केस में कोई भी सर्विस आपकी दी जा रही है वो सारी सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट एंट्री नंबर 21। तो ये सर्विस हमारी क्या है जी, ये सर्विस हमारी एग्जाम्पशन के दायरे में कवर होगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। आगे देखो फिर, कियान एंटरप्राइज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड सर्विस टू ब्रीदिंग वॉल लिमिटेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। वो बात कहना चाह रहे हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने सर्विस दी, जो इवेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज होना है प्रगति मैदान के अंदर, तो क्या ये सर्विस एग्जम्प्ट है या नहीं है, एग्जम्प्ट नहीं है। सर अगर इवेंट इंडिया से बाहर ऑर्गेनाइज होगा ना, उस केस में सर्विस एग्जम्प्ट है, इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है। एंट्री नंबर 52 है, आपको मैं दिखाता हूं एंट्री नंबर 52। ये देखो री, एंट्री नंबर 52 आपका ये रहा, चेक करना। सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया हेल्ड होगा तो उस केस में सर्विस एग्जम्प्ट है, अगर इंडिया में हेल्ड होगा तो सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है। तो भैया ये वाली सर्विस क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो ये तो एग्जम्प्ट है और ये वाली सर्विस क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ये बात क्लियर है। एंट्री नंबर 21 एक बार आप रीड कर लेना, एंट्री नंबर 52 एक बार आप रीड कर लेना, ये दोनों एंट्री आपकी उसमें कवर हो जाती है। तो एग्जाम्पशन के जो क्वेश्चंस है ना वो इस तरह से बनते हैं, छोटे छोटे। अब देखो जिनको पता ही नहीं है एग्जाम्पशन में क्या लिखा है उनके 3 नंबर चले गए, और जिनको पता है, जिन्होंने एक बार एग्जाम्पशन लिस्ट पढ़ी है, फ्री के 3 नंबर भी आ गए। तो सर बस आपके ना माइंड में एक बार होना चाहिए कि आपने एग्जाम्पशन में पढ़ा क्या है, उसको रटना नहीं है, उसको सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है, और जितनी बार रीडिंग करोगे ना उतनी बार आपको ना रिकॉल होगा कि आपने एग्जाम्पशन में क्या पढ़ा था बस। ठीक है जी, आओ जी अगला क्वेश्चन, आओ जी सी पॉइंट 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। आओ देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। डिसाइड विच पर्सन, बहुत ध्यान से, डिसाइड विच पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी in the following independent cases where the recipient is located in the taxable territory. Ignore, क्या इग्नोर करना है, the aggregate turnover and exemption available. It means आप ये इग्नोर करके चलोगे क्या एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है और एग्जम्पशन है या नहीं है। तुम्हें बस इन दोनों केस में ना, इन दोनों केस में ये बताना है कि जीएसटी किसको पे करना है। तुम्हें इन दोनों केस में ये बताना है जीएसटी किसको पे करना है। ठीक है, सप्लायर को या रिसीवर को ये बताना है। तुम एग्रीगेट टर्नओवर बेकार छोड़ दो, और एग्जम्पशन है तो भी इग्नोर कर दो, क्योंकि हमने साफ साफ बोल दिया इग्नोर करनी है। आओ जी पहला केस, मिस्टर रघु प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट अकेडमी एंड एलएलपी। याद करो स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट को देते हो, और एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर मैंने कहा था एलएलपी इंक्लूड हो जाएगी, अगर उसको सर्विस देते हो तो उस केस में क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज। तो भैया इस केस में जीएसटी मिस्टर रघु पे करेगा या ये वी विन क्रिकेट पे करेगी। वी विन क्रिकेट अकेडमी जो है वो जीएसटी पे करेगी, रीजन बिंग क्योंकि ये सर्विस आरसीएम में कवर है। उसके बाद देखो सेफ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एक एजेंसी है, ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इस पर भी क्या लग जाएगा, आरसीएम। याद करो मैंने कहा था अगर जीटीए वाले सर्विस पार्टनरशिप फर्म को दे रही है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उस केस में पार्टनरशिप फर्म जीएसटी पे करेगी। एक बच्चा कहता है सर वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी कैसे पे कर देगी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो सेक्शन 24 अगर आपने पढ़ा हो, सेक्शन 24 में क्या लिखा है कि अगर कोई पर्सन आरसीएम में कवर होता है उसको स्टार्टिंग से ही क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि अनरजिस्टर्ड है तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और ये जीएसटी पे करेगी, रीजन बिंग क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कोई 20 लाख और 40 लाख की लिमिट नहीं है। ठीक है ना, तो पार्टनरशिप फर्म इज ए बिजनेस एंटिटी, अब चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, उस केस में उसको करवाना ही पड़ेगा और उसको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आप एक बार चेक कर लेना रिवर्स चार्ज। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे रिवर्स चार्ज का, अगर मैं आपको 1 मिनट दिखा दूं, ये देखो जी यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये अगर आपको दिख रहा है उसको थोड़ा जूम कर दूं। ये देखो जीटीए की सर्विस किसको दे रहे हैं, देखो यहां पे क्या लिखा है, पार्टनरशिप फर्म। अगर जीटीए की सर्विस पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है, पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है, उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, पार्टनरशिप फर्म जीएसटी पे करेगी। ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, और यहां पे आप चेक कर लो स्पॉन्सरशिप की सर्विस भी दी हुई है। ये देखो जी, सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो। तो उस केस में ये लोग जीएसटी पे करेंगे, ये भी सर्विस आपकी आरसीएम में कवर है। ठीक है जी, तो ये देखो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये हमारे किसके हैं, आरसीएम के। अब अगर ये बात करते हैं एग्जम्पशन की, एग्रीगेट टर्नओवर की, तो उसने पहले ही बोल दिया वो दोनों इग्नोर करके चलो और ये बताओ जीएसटी कौन पे करेगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बना हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे ना मुझे ये कह रहे थे कि सर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, उसकी क्लास लगा देना। ठीक है जी, पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं।
टेंशन मत लो, मैं आपके एग्जाम से पहले 1 या 2 क्लास में पूरा समझा दूंगा प्रेजेंटेशन देनी कैसे होती है। बट पहले कम से कम हमें ये पता हो कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, हमें सोल्व कैसे करने हैं। ठीक है ना, तो पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना। प्रेजेंटेशन की फुल फ्लेज क्लास मैं यूट्यूब पे बना के डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो फटाफट से। आगे एक बार चेक करो, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बस। लो जी, अगला क्वेश्चन देखो जी। डिटरमाइन विद ब्रीफ रीजन आपको बताने हैं वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है? रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी कैन बी कैंसल बाय प्रॉपर ऑफिसर इफ द वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है जी? ये फॉल्स क्यों है, सोच के बोलो। अगर मैंने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ली है, तो मैंने क्लास में कहा था कि अगर 6 महीने तक मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तब गवर्नमेंट ने कहा हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट यहां पे उसने क्या लिखा है, 3 महीने। तो लिमिट 3 महीने की नहीं है, लिमिट 6 महीने की है। अगर मैंने अपनी मर्जी से करवाया और 6 महीने तक मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। तो ये फॉल्स है जी, इसने 3 महीने लिखा है। 3 महीने की लिमिट नहीं है, 6 महीने की लिमिट है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस अंडर दी मेजर हेड आईजीएसटी। कैश लेजर का जो बैलेंस है वो आईजीएसटी का है। कैन बी यूटिलाइज फॉर द डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ मेजर हेड सीजीएसटी। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि जो आईजीएसटी का बैलेंस होगा कैश लेजर में, वो आईजीएसटी की पेमेंट में ही यूज करेंगे और कहीं यूज नहीं करेंगे। सर क्रेडिट यूटिलाइजेशन एक अलग तरीका है और कैश लेजर में जो बैलेंस होता है उसको यूज करने का तरीका अलग है। मेरे बच्चे जो सामने बैठे होंगे फेस टू फेस ऑनलाइन क्लास वाले, उन्हें पता होगा, हमने क्लास में एक डायग्राम बनाया था और आपको मैंने वहां पे कहा भी था कैश लेजर में जो बैलेंस जिसका होता है उसको मैं यूज करते हो। तो देखो ये कह रहे हैं आईजीएसटी का बैलेंस है, क्या सीजीएसटी में आप यूज कर सकते हो? नहीं। अगर एक क्रेडिट लेजर लिखा होता ना, तो क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी यूज कर सकते हो सीजीएसटी से। बट अगर कैश लेजर के अंदर बैलेंस है और वो आईजीएसटी का है, तो ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ही यूज कर पाओगे और कहीं यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया जी, ये फॉल्स है। ये दोनों ही फॉल्स हैं और इसका हमें फिर लो लिख के आना है कि लो में क्या लिखा है। यहां पे हम लिख के आएंगे 6 महीने और यहां पे क्या लिख के आएंगे कि भैया सेम जगह पर यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, आपको मैं इसके आंसर भी दिखा दूं क्योंकि कई बच्चों को आंसर की फोटो क्लिक करनी होती है। ये लो, इसके आंसर की फोटो क्लिक कर लेना। ये तो एग्जामिशन वाला है और ये वो आरसीएम वाला है। उसके बाद ये लो जी, ये ट्रू फॉल्स वाले हैं जी। देखो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है ना, ये ट्रू फॉल्स वाले हैं। आगे देखो जी, अब अगला क्वेश्चन अगला है मिस्टर लखन प्रोवाइड कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस। कॉन्टिन्यू सप्लाई सर्विस याद करो हमने क्लास में किया था, 5 नंबर का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 5 नंबर का है। टीएनबी लिमिटेड ही फर्निश द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यू सप्लाई सर्विस है 1 अक्टूबर 17। डेट ऑफ कंप्लीशन है 31 जनवरी 18। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है 30 मार्च 18। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मांग रहा है आपसे एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी। पहला, if no due date of payment is agreed upon the both under the contract of continuous supply service। इट मीन वो ये बात कहना चाह रहा है इफ नो ड्यू डेट ऑफ फॉर पेमेंट। याद करो मैंने कहा था अगर पेमेंट की ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, अगर पेमेंट की ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, तो फिर जिस टाइम पेमेंट रिसीव होगी उस दिन या उससे पहले इनवॉइस काटना पड़ेगा। सर याद करो कंटिन्यू सप्लाई सर्विस वाले केस में ये बातें हमने की थी इनवॉइस वाले चैप्टर में। आपको मैंने कहा था कंटिन्यू सप्लाई सर्विस में ड्यू डेट असर्टेनेबल होती है तब क्या होगा, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं होती तब क्या होगा, और अगर कोई सर्विस कंप्लीशन इवेंट पर बेस होती है तब क्या होगा। ये सारी बातें हमने की थी। तो अगर किसी केस में ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, तो मैंने कहा था जहां पेमेंट होगी ना उस दिन या उससे पहले, देखो उसने वही लिखा है पेमेंट हमारी कहां पे है जी 30 मार्च। देखो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा 30 मार्च। उसके बाद इफ पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन, अगर पेमेंट कंप्लीशन से लिंक है तो फिर जहां कंप्लीशन हुआ उस दिन या उससे पहले। कंप्लीशन मेरा कहां पर है 31 जनवरी, तो बताओ पीओटी निकल गया 31 जनवरी। अब इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है, अब अगर आप इसको भी मुश्किल बोलोगे क्वेश्चन कितने नंबर का है 5 नंबर का। सर 5 नंबर का। अब बताओ क्वेश्चन में है क्या, पहले कंटिन्यू सप्लाई सर्विस का लो लिख के आना है, उसके बाद आंसर लिख के आना है। अगला देखो
इफ टीएनबी लिमिटेड हैज टू मेक पेमेंट 25 मार्च 18 एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। तो अगर आपने पेमेंट ही 25 मार्च 15 को की है तो फिर जिस दिन पेमेंट की उस दिन या उससे पहले, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 25 मार्च निकल के आएगा। ठीक है। अब यहां पे ये 3 क्वेश्चन थे, बताओ इन 3 क्वेश्चन में पीओटी बिल्कुल सिंपल है। पहला क्वेश्चन जिसमें ड्यू डेट नहीं पता तो पेमेंट करोगे उस दिन या उससे पहले। दूसरा क्वेश्चन जिसमें कंप्लीशन के ऊपर बेस है तो कंप्लीशन है उससे पहले। और तीसरा क्वेश्चन में उसने बोला पेमेंट किया 25 मार्च को, तो पेमेंट 25 मार्च को की है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन या उससे पहले आपको पीओटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पीओटी निकल के आ गया जी। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का था। अगला देखो जी, A taxpayer can file GSTR 1 under CGST Act only after the end of the current tax period. State exception to this. इसका मतलब ये है, वो बात कहना चाह रहे हैं कि ए टैक्सपेयर GSTR 1 फाइल कर सकता है ओनली आफ्टर द एंड ऑफ करंट ईयर। ओनली आफ्टर द करंट टैक्स पीरियड का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको कहा था जनवरी की फरवरी में जाती है ना GSTR 1, अगले महीने की 10 तारीख, अब तो 11 तारीख हो चुकी है, अब तो 11 हो चुकी है, तो अगले महीने की 11 तारीख, तो इट मीन करंट टैक्स पीरियड मींस ये वाला महीना। तो वो कहना चाह रहे हैं GSTR 1 नॉर्मली करंट टैक्स पीरियड खत्म होने के अगले उसमें फाइल करते हैं, तो क्या उसके एक्सेप्शन है? यस। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले केस के अंदर आपको मैंने पहले भी कहा था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले केस में GSTR 1 नहीं जाती। और अगर मेरा बिजनेस क्लोज हो गया अभी, तो आपको लास्ट रिटर्न जो फाइल करनी पड़ेगी वो अभी फाइल करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ये बात ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है 2 नंबर का, और ये 2 ही एक्सेप्शन है। उसने पूछा था कि GSTR 1 अगले महीने की 11 तारीख को फाइल करनी है, क्या इसकी एक्सेप्शन है? आंसर इज यस। तो जहां जहां GSTR 1 नहीं जाती वहां वहां क्या बन जाएंगी? एक्सेप्शन बन जाएंगी। आगे देखो री, आंसर एनी 2 पार्ट्स आउट ऑफ ए बी सी। हम तो तीनों करेंगे, एक बार चेक करते हैं। स्टेट द पर्सन हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23। 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया जी। सेक्शन 23 में कौन कौन से पर्सन लाइबल नहीं है करवाने के रजिस्ट्रेशन? याद करो, 23(1), 23(2). 23(1) में कौन थे? स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरिस्ट और जो एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हैं। 23(2) में नोटिफाइड। नोटिफाइड कौन से? वो 40 लाख की लिमिट अभी आ गई है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करेगा, अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई करूंगा सर्विस की तो मुझे नहीं करवाना। तो ये सारी की सारी जो बातें आपको 23 में जो हमने क्लास के अंदर की थी ना, वो सारी बातें आपको लिख के आनी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे मेरा करवाना बनता नहीं है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करने हैं, बट फिर भी आपको दिखा रहा हूं किस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे देखो री, मिस्टर एलन ए नॉन रेजिडेंट विश टू प्रोवाइड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। He has no fixed place of business or residence in India. He seeks to your advice on the following aspects relating to CGST. एक NR है, वो आपसे कुछ एडवाइस मांग रहे हैं। देखो रे क्या मांग रहे हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन है। When shall be apply for registration? उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना पड़ेगा? याद करो, आपने क्लास में किया होगा, जब वो बिजनेस कमेंस करते हैं उससे 5 दिन पहले करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। याद आ रहा है? 5 डेज प्रायर बिजनेस कमेंसमेंट से, तो उसको बताना पड़ेगा। क्या उसके लिए पैन मैंडेटरी है? पैन मैंडेटरी नहीं है जी, एनआर के लिए पैन मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड? वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? मैक्सिमम 90 दिन का होता है, 90 डेज अगर आपको ध्यान आ रहा हो। क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? यस। कितना? फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन और मिल सकता है। तो बताओ, ये 4 पार्ट 5 नंबर के अंदर है। और सब ध्यान रखना, यही सेम लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे, ये बात ध्यान देना। इसके ना ऊपर बनेंगे ना कम बनेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूं। पहले तो इसके आंसर देख लो, ये टाइम ऑफ सप्लाई वाले, इसकी फोटो क्लिक कर लो। हो गया जी। इसके बाद ये लो, ये लो, ये वो 23 में कौन कौन से लोग कवर हैं। ठीक है जी। और ये वही एनआर देखो, यहां पे लिखा हुआ है ना 5 डेज प्रायर, पेन इज नॉट मैंडेटरी 90 डेज, और फिर फर्दर कितना मिलेगा? 90 डेज। तो ये वही बात है जो भी हमने यहां पे पढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखो जी, लिस्ट ऑफ एनी सेंट्रल लेवी, लिस्ट ऑफ एनी 4 सेंट्रल लेवी विच आर सबस्यूम इन जीएसटी। ऐसे 4 टैक्स कौन कौन से हैं सेंट्रल लेवल के? लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा था स्टेट लेवल के, इसमें कह रहा है सेंट्रल लेवल के जो जीएसटी में सबस्यूम हो गए हैं। तो एक तो हमारा एक्साइज ड्यूटी आ गया, ठीक है, अगर आपको ध्यान देखो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी आ गया, सीबीडी आ गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया, सरचार्ज और सेस आ गई, ये आपके जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं।
ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन देख लो, मिस्टर जिमी वॉन्ट्स टू एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, एक्सप्लेन वेदर। आंसर इज नो। क्या आईटीसी को आप यूज कर सकते हो इंटरेस्ट और पेनल्टी में? नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था, आईटीसी एक पवित्र चीज होती है, आईटीसी एक शुद्ध चीज होती है, उसको आप कहीं पर भी, आईटीसी गंगा जल है, उस गंगा जल को आप अच्छी जगह पर ही यूज करोगे, गंदी जगह पर यूज नहीं करोगे। गंदी जगह मींस जहां आपने डिफॉल्ट किया, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, उसकी पेमेंट में यूज नहीं करोगे। हमेशा पेमेंट कैसे होगी? कैश लेजर से। और अगर आरसीएम की लाइबिलिटी है, ये भी कैसे जाएगी? कैश लेजर से। तो आंसर आएगा इसका नो, हम यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमारे 3 नंबर का था। देखो यहां पे इसका आंसर ये रहा जी, क्या लिखा हुआ है देखो जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आप यूज कर सकते हो ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, और आउटपुट टैक्स में कवर नहीं होता क्या? रिवर्स चार्ज वाला। तो देखो, कैन नॉट एडजस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड ऑल्सो फॉर रिवर्स चार्ज, हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। तो अब जाके सर हमारा नवंबर 18 का पूरा पेपर सोल्व हो चुका है, और वही अप्रोक्सीमेट हमारे 50 से 52 मिनट लगे हैं। मतलब इतना टाइम तो मैंने देख लिया, लगता है। आप ये देख सकते हो एक बात, अभी तो हमने प्रेजेंटेशन नहीं दी, अभी हमने लिखा नहीं है, समझने में 1 घंटा लग रहा है। आप समझ सकते हो 3 घंटे एग्जाम में कैसे बीतेंगे आपके, पता भी नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। सर अगर मैं प्रेजेंटेशन के लिए बैठूंगा ना, 2 घंटे में तो प्रेजेंटेशन होगी इसकी, बिलीव में 2 घंटे प्रेजेंटेशन में लग जाएंगे आराम से, क्योंकि हर क्वेश्चन को बढ़िया से प्रेजेंट करना, सेक्शन नंबर लिखना, टेबल बनाना, सब कुछ बढ़िया तरह से करना, 2 घंटे आराम से लगेंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि भैया जो हम क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं ना, घर जाके थोड़ा बहुत लिखने की प्रैक्टिस भी क्या करो उसकी, क्योंकि सर देखो क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बोल रखा है, एडवांस टैक्स का पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब अगर आपको विश्वास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपना कर्म पूरा करना है, मुझे अपना कर्म पूरा करना है। सर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, अपने ऑनेस्टी से कर रहा हूं, अपने दिल से कर रहा हूं। अब कई बच्चे विश्वास करते हैं, कई नहीं करते, बट मुझे इतना पता है जो बच्चे विश्वास करे ना करे, अगर वो डेली शाम को आके 50 मिनट यहां पे बैठ जाते हैं ना, सर एग्जाम में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम के अंदर मार नहीं खाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन सेम देखने को मिलेंगे, और वो मुझे उस दिन बैठ के याद करेंगे विवेक सर के सेशन कितने काम आ रहे हैं। बट जिन बच्चों की अपनी एक अलग एटीट्यूड है, उनकी मैं बात नहीं करता, बट जो बच्चे डेली शाम को आके यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करता हूं उन्हें बहुत सारी हेल्प मिलती होगी। ठीक है नी, बाकी क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, इनमें कई डाउट्स भी आपको हो सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है ना, क्योंकि आप इतना समझदार हो, मैं एक एक क्वेश्चन पे 1-1 घंटा नहीं लगा सकता सर, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। अभी मई 18 है, ये नवंबर 18 है, फिर अगला मई 19 है, फिर नवंबर 19 है, फिर सीएमए के पेपर है, फिर वो सीएस के है, तो काफी लंबा हमारा अभी जर्नी है। वो तभी हो पाएगा अगर मैं 1 घंटे में पेपर कंप्लीट कराऊंगा। तो कहीं पे डाउट आता है, वीडियो पीछे करके सुन लेना, 2-3 बार सुन लेना, फिर भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आंसर मैंने आपको दिखाई दी है। और अगर ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, आप सीए की वेबसाइट पे जा सकते हो। सीए की वेबसाइट पे जाने के बाद उनकी वेबसाइट पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे। बट मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, आप यहां से भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, बाकी और आपके जीएसटी के फॉर्म नंबर मैंने वीडियो सुबह बना के डाल दी, जीएसटी के फॉर्म नंबर डाल दिए मैंने, इंपोर्टेंट येलो वाले हैं, उसको देख लेना। डाउनलोड कहां से करने हैं? एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट से। एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पे जीएसटी के फॉर्म नंबर है। और कई बच्चे भी क्वेश्चन बैंक दोबारा बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में बहुत जल्दी डाल दूंगा, इतने आप यहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देखो हम डेली कम से कम भी ये 40 नंबर आज हमने कंप्लीट किए हैं, और 40 नंबर हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। तो हमें डेली एक पेपर करना है, उम्मीद करता हूं एक पेपर करने से आपका बेनिफिट बहुत बड़ा होगा। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में परसों, क्योंकि कल फिर हमारा एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का है। अपने छोटे भाई बहन को भी बता देना कि एग्जीक्यूटिव वालों का टीटीएस में होता है, प्रोफेशनल वालों का एमडब्ल्यूएफ में होता है। कोई बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। तो जितना आप इसको स्प्रेड करोगे उतना फायदा आपका ही होगा सर, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार बनते हैं। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, लव यू जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।